बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे गढ़ी खुदा बख्श। आज जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, लेकिन उसमें पीडीएम के सरबराह मौजूद नहीं होंगे और मेरे ख्याल में ये पीडीएम का पहला जलसा होगा जिसमें पीडीएम के सरबराह मौजूद नहीं होंगे। अब वो मौजूद क्यों नहीं हैं, दो बड़ी अहम जो है इसके अंदर। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शायद आसिफ जरदारी का जो मामला है, और आसिफ जरदारी ने मना किया था कि आप फ़ौज का नाम लेके या जर्नैलों का नाम लेके आप इसके ऊपर तनकीद ना करें, और आपका जो एजेंडा है वो नैब के ख़िलाफ़ है या मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है, आप वहीं तक रहें और इस एजेंडे को ख़राब ना करें। लेकिन अब चीज़ें कुछ और सामने आ रही हैं, और वो ये हैं कि मौलाना फजल रहमान हलवा मांगते थे सिंध हुकूमत से और वो हलवा न मिला। एक तो हलवा नहीं दिया गया, और दूसरा मौलाना फजल रहमान की तौहीन की गई है, उनकी गुस्ताखी की गई है। वो गुस्ताखी क्या है और वो हलवा क्या है, और एक तीसरी एक ऑडियो लीक हो गई है और उसके ऊपर भी वो आग बगोला है। तो मामला जो है वो कोई पीडीएम से रिलेटेड नहीं था, वो मामला दो जमातों की आपस में लड़ाई है, JUIF की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में लड़ाई है, जो इन्होंने 13 दिसंबर के जलसे से छुपा रखी थी, जो अब अया हो गई है। और मौलाना फजल रहमान क्यों नहीं गए आज के जलसे में, और आसिफ जरदारी ने उनको मनाने की कोशिश भी की, उसके बावजूद वो नहीं गए। उसके पीछे असल वजह क्या है, सारी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी गढ़ी खुदा बख्श का जलसा शुरू नहीं हुआ और उससे पहले मौलाना फजल रहमान की हकीकत सामने आ गई है। एक चीज़ जिसको हम कंडेम करेंगे, कफ़ायतुल्लाह, मौलवी कफ़ायतुल्लाह ने रात एक जो है वो टीवी पर बैठकर मौलवी कफ़ायत ने ये कहा है कि जब तक आप 220 जर्नैलों के सर नहीं उतारेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो एक नेशनल टीवी पर बैठकर जर्नैलों के सर उतारने की बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि क्या ऐसे लोगों को कोई हक बनता है? ये क्या बगावत नहीं है? ये बात जो तालिबान किया करते थे, वो एजेंडा जो तालिबान प्रमोट किया करते थे, फ़ौजी जर्नैलों के ख़िलाफ़ जो बातें सरेआम जो है वो तालिबान किया करते थे, और यही बातें अब अगर मौलवी कफ़ायत कर रहा है या पाकिस्तान के जो एक सियासी मजहबी सियासी जमात है, जो अपने आप को मजहबी सियासी जमात कहते हैं, बदकिस्मती से ना वो मजहबी हैं ना वो सियासी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये कहना है कि वो गैर सियासी और वो इंतहा पसंद एक जमात है। और वो अपने खिलाफ, देखें उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया है। 4 सीनियर लोगों को इसलिए पार्टी से डिक्टेटरशिप का मुजाहरा करते हुए निकाल दिया है क्योंकि ये लोग उनकी गुस्ताखी की थी, उनके बारे में कुछ बोला था, और यही वजह है कि उनको घर जाना पड़ा था। अब मौलाना फजल रहमान को अगर तो उनके अंदर थोड़ी सी भी कोई सियासत नामी चीज़ थी तो मौलवी कफ़ायत जैसे लोगों का मुंह बंद किया जाता। अब जब इनको इधर नैब ने घसीटा है और इधर अपनी पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, उधर पीडीएम वालों ने उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जब 3 तरफा हमला शुरू हुआ है, 3 तरफा परेशानी शुरू हुई है मौलाना फजल रहमान के सर पर, तो अब वो अपनी असलियत पर आ गए हैं। अब वो अपना असल जो चेहरा, जो आपको उनका जुब्बा कुब्बा नज़र आता है, या जो आपको दाढ़ी नज़र आती है, या जो आपको वो जो आपको जलाल नज़र आता है, अब वो असल चेहरा सामने आने लग गया है पूरी कौम के सामने। जो बड़े अरसा उन्होंने चेयरमैन कश्मीर कमेटी के पीछे छुपाया हुआ था, पहले वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के पीछे छुपाया हुआ था, उससे पहले भी उनको नवाजा जाता था, वो चेहरा छुपा हुआ था। और पहली दफ़ा हुआ कि जब उनको वो नवाज़शात उन पर नहीं की गई, और जिन्होंने उनको पाला था, जिन्होंने उनको आगे लेकर आए थे, जब उन्होंने हाथ खींच लिया, अब वो बड़ी तकलीफ में है और अब वो उन्हीं को काटने पर आ गए। अब उन्हीं की वो गर्दनें काटने की बातें कह रहे हैं जिन्होंने जो इनको लाए थे। और अब क्योंकि वहाँ भी क़यादत चेंज हो चुकी है, तो उस क़यादत के चेंज होने के बाद जब सारी चीज़ों को देख लिया गया है कि अब मुल्क को बचाना है, और मुल्क को बचाने के लिए कौन है जो मुल्क का खैर खार उसको आगे लाया जाए, और कौन है जो इसराइल मेंटेलिटी का है, जो प्रो इंडिया मेंटेलिटी का है, जो बातें तो गो अमेरिका गो की करते हैं लेकिन वो बेसिकली अमेरिका के सप्लायर थे। अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब होता ये है, दो मामलात हैं। एक तो JUIF ये चाहती थी सिंध में
कि जो सिंध की सूबाई हुकूमत है वो उनको नवाजे और उनकी मर्ज़ी के चंद जो सरकारी अफसरान हैं बड़े लेवल के वो लगाए जाएँ। जब ज़ियाउर रहमान का मामला आया था और जब उनको कराची में लगाया गया था, जब उनको तैनात किया गया था और फिर वफाक ने उसको वापस KPK में भेज दिया था और उनके ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी और वो सारी चीज़ें, मौलाना ये कहते थे कि आपने सूबा सिंध ने उस वक्त स्टैंड लेना था। जैसे IG को चेंज करना अगर वफाक का मामला है तो उसमें सूबे की भी मुशावरत होती है और उसके ऊपर कई दफ़ा जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह वो डट गए और उसके बाद जो नाम जाते थे वफाक की तरफ से फिर उनको कहीं ना कहीं बारगेनिंग करनी पड़ती थी। तो मौलाना कहते हैं कि जब मेरे भाई की बारी आई, जो कराची है वो वहाँ से कुछ कमाना चाहते थे और वो कराची में जो उनकी वहाँ पर पॉकेट्स हैं वो भरना चाहते थे और वो जो वहाँ पर उन्होंने ख़ास तरह के लोग रखे हुए हैं उनको वो उनकी हिफाजत करना चाहते थे रेंजर्स से और बाकी चीज़ों से, और उनको वफाक ने बुला लिया और आपने कुछ ना किया और आपने ये तक भी ना किया कि वफाक को कहते कि इसको इधर ही रहने दें, इसको ना जाने दें। उसके बाद 4 अफसरान हैदराबाद में, एक कराची में, एक सखर में और एक इन्होंने कहा था लाड़काना में कि 4 ये अफसरान हमारी मर्ज़ी के लगा दें, डिप्टी कमिश्नर लेवल के, और बाकी सिंध को आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं, लेकिन इस लेवल के लोग हमें चाहिए जो हमारी मेंटेलिटी है, जो हमारी आइडियालॉजी, और इनकी आइडियालॉजी कौन सी है? इंतहा पसंदाना आइडियालॉजी। इन्होंने अंदरून सिंध भी जो इनकी पॉकेट्स हैं, जो इन्होंने वहाँ पर अपना एक बनाया हुआ एक सिस्टम बनाया उसको भी महफूज रखना था, हैदराबाद और कश्मीर में भी अपने मामलात को महफूज रखने थे। ये कहा था JUIF ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसका इनकार कर दिया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम इन सारी चीज़ों से आपको रिलीफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? लड़काना उनका घर है, कराची में वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, हैदराबाद में वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, सखर उनके सारे जो बड़े डाकू हैं उनका गढ़ है, तो वो कैसे जो है वो मौलाना फजल रहमान को दे देते? उन्होंने तो अपने लिए बचाया हुआ था, वो तो खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, उनके पल्ले तो था कुछ नहीं। वहाँ से लड़ाई शुरू होती है और फिर लाड़काना में 13 दिसंबर को जो बैनर्स लगे हुए थे और इश्तिहारात लगे हुए थे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के, और जिसमें मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगी हुई थी, DC लाड़काना ने वो तस्वीरें और वो बैनर्स उठवा के वो कचरे के ढेर में फेंक दिए। और वहाँ जितने भी बैनर्स इनके लगे हुए थे, वहाँ पर जितने भी इनकी इश्तिहारात लगे थे, वो सारे के सारे उठाकर इन्होंने कचरे के ढेर में फेंक दिए। जब ये मामला हुआ तो वहाँ से असल में इनकी जंग शुरू हुई और इनकी आपस में मुंह मारी हुई। और जो लाड़काना की तंजीम है JUIF की, आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, JUIF का जो लाड़काना का सदर है, अमीर है, उसने जियो TV से बात करते हुए ये कहा था कि मौलाना इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सूबाई क़यादत है उनको नहीं बुलाया, उनको दावत नहीं दी। जब सूबाई क़यादत को दावत नहीं दी तो मरकज़ी क़यादत क्यों आएगी? मरकज़ी क़यादत डायरेक्ट नहीं आएगी जब तक सूबाई क़यादत को नहीं बुलाएंगे। और सूबाई क़यादत को इसलिए नहीं बुलाया कि क्योंकि सूबाई क़यादत के साथ उनके इख्तिलाफ़ात चल रहे थे। अब जब वो कचरे के ढेर में इनके इश्तिहारात वगैरह फेंके गए तो उस पर इन्होंने जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू किया और इन्होंने ये कहा कि भाई आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, हम जो है वो गड़ी खुदा बख्श बेनज़ीर की कब्र पर धरना देंगे। ये जो मामला है धरने का, ये एक ऑडियो कॉल लीक होती है और ये धमकी लगा रहे होते हैं, JUIF वाले धमकी लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत को, और वो ऑडियो चली जाती है बिलावल हाउस। जब वो बिलावल हाउस आप बिलावल जरदारी और आसफ जरदारी ने सुनी, वो आग बगोला हो गए कि इतनी बड़ी जो दुश्मनी है वो तो शायद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी कि किसी मामले पर इख्तलाफ हो और वो बेनज़ीर भुट्टो पर की कब्र पर धरना देने की बात करे या गड़ी खुदा बख्श धरना देने की बात करे। ये जो बात इन्होंने की है, अब ये वैसे तो कब्रिस्तानों में जाएं ना जाएं, लेकिन इस मामले के लिए तो ये वहाँ जाकर धरना देना चाहते हैं और वहाँ जाकर ये जो है वो शोर गोगा करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और आसिफ जरदारी है, उन्होंने इसको पर्सनल ले लिया और शट अप कॉल दे दी मौलाना फजल रहमान को कि अब आप हद क्रॉस कर चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे और फिर हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अब मरियम बीच करवा रही थी, मरियम बीच बचाव करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब देखा कि मरियम मौलाना फजल रहमान की साइड ले रही है तो तब बिलावल फिर शहबाज शरीफ के पास गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर मौलाना ज़्यादा हमसे ज़्यादा अजीज़ हैं तो फिर हमारे पास भी दूसरी ऑप्शन है कि फिर हम भी शहबाज शरीफ की तरफ चले जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान
आज जलसे में जो नहीं जा रहे वो बेसिकली उनकी मकामी क़यादत की आपस में वहाँ पर जो है वो लड़ाई है, और वो अच्छी खासी लड़ाई है, और वो लड़ाई हल होने वाली भी नहीं है। और उस बुनियाद पर PDM का जो अगला मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उसमें कोई मामला नहीं है। अब जो JUIF है वो ये कहती है कि हम DC लाड़काना के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात कर रहे थे, हमने गड़ी खुदा बख्श की बात नहीं की थी। लेकिन ऑडियो कॉल लीक हो जाती है, और ऑडियो कॉल लीक होती है तो उसमें बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी को असल पैगाम तो मिल जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं और इसमें ये क्या जो है वो इनको प्रॉब्लम क्या है। तो अब मौलाना फजल रहमान आज जो नहीं गए उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी ने उनको दावत नहीं दी थी, उनको शटअप कॉल दी थी। और अब जिसके बारे में ये कहते रहे जो बेनज़ीर के हवाले से मौलाना के अल्फाज थे, अब मौलाना उनकी कब्र पर, उनकी बरसी पर कैसे जाके बेनज़ीर की तारीफ़ करेंगे या बेनज़ीर के हक़ में कोई बात करेंगे, क्योंकि ये तो खिलाफ़ करते थे। और दूसरी बात ये थी कि इनको आगे जो टफ़ टाइम दिया, जो इनको जो है वो इनके साथ किया, जो इनके बैनर्स को उठा के कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, और उसके बावजूद वही DC लाड़काना आज भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर हैं लाड़काना में, और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चैलेंज में नहीं किया। मौलाना फजल रहमान का ये मुतालबा था कि उसको चैलेंज किया जाए, उसको चैलेंज नहीं किया, जो इस बात का सबूत है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मौलाना को किसी खाते नहीं गिनती, और मौलाना की जो है वो छुट्टी हो जाने वाली है। तो अब देखते हैं कि आज के जलसे में जो JUIF की क़यादत जा रही है वो वहाँ स्टेज पर खड़े होकर क्या बात करती है, और ये जो 2 जनवरी को इजलास होने जा रहा है इसमें क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।